अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मेघना है फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी केमिकल सेक्टर के बारे में कि पाकिस्तान की कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि केमिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं। उसके अलावा इस वीडियो में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनके रॉ मटेरियल क्या हैं, उनके रॉ मटेरियल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकी प्रोडक्शन में, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, और कंपनी की आने वाली अर्निंग्स कैसी होंगी या इनका जो टारगेट रेट क्या दिया गया है, इनका करंट रेट के मुताबिक उनका आगे चल के रेट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। उसके अलावा कंपनी की जो करंट फाइनेंशियल्स हैं या प्रीवियस उनकी फाइनेंशियल्स हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी, और उनकी कमी की जो रीजन हैं उनकी उनमें कमी क्यों आई है वो भी डिस्कस किया जाएगा, और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं इन कंपनीज के लिए। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं केमिकल सेक्टर को डिफाइन करूंगी कि पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर की क्या डिमांड है, केमिकल सेक्टर क्या रोल प्ले करता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये कैसे एक बैकबोन है जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसे एक बैकबोन है। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप का, बिकॉज ये जो होता है इंडस्ट्री क्रिएट्स इमेंस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारा जो पाकिस्तान है, जैसे कि चाइना है, उसके पास सबसे ज़्यादा जो है बड़ी केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद यूरोपियन नेशन है, और देन जर्मनी है। लेकिन इंडिया जो जो पाकिस्तान का केमिकल सेक्टर है, पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर मतलब यहाँ पे बेसिक जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, लेकिन अभी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी कर रही हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ग्लोबली ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कहा जाता है और एक बिग बोन कहा जाता है, और इसकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होती है ग्लोबल जीडीपी में वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है, मतलब कि 4.4% टू द ग्लोबल जीडीपी। और considering its linkages with different industries, it has significant impact on the growth of vast number of industrial sectors। जो जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन के लिए जैसे कि केमिकल सेक्टर, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, या फिर पेपर एंड पल्प सेक्टर हो गया, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गई जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, या फिर कहें कि जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स बनते हैं, या कोई भी पेपर बैग की जो है प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे एक केमिकल की नीड होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा केमिकल सेक्टर का इम्पैक्ट होता है दूसरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में। यहाँ पे हम ग्रोथ ट्रेंड देखेंगे कि अगर आप चाइना का देखें तो करंट ईयर 22 में इसकी जो 4.0% इसकी ग्रोथ हुई थी, और चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केमिकल मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल मार्केट है चाइना। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो भी एक क्वाइट प्रोमिनेंट जो है मैन्युफैक्चर केमिकल सेक्टर में आता है। उसके अलावा यूरोप जो है इट इज़ आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। यूरोप एंड द यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल ट्रेडिंग रीजन इन द वर्ल्ड। उसके बाद जर्मनी अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल ईयू केमिकल रेवेन्यू। Considering the high linkages of chemical sector with other sectors of the economy, it is considered as one of the most significant sectors of Pakistan। पाकिस्तान का भी ये एक बहुत significant sector माना जाता है, और 11 months fiscal year 2022 में chemical sector ने जो total contribution किया है वो 4.6% का contribution किया है exports में, जबकि imports जो हुई हैं वो 11.2% हुई हैं। जैसे कि मैंने starting में कहा कि पाकिस्तान में basic chemicals जो होते हैं वो बनते हैं फिलहाल, मतलब इन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक वास्ट केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं, चाइना एक बड़ी मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स बाहर से भी इंपोर्ट होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको केमिकल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी उनको बाहर की कंट्रीज से चाहिए होता है, उनको पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। ऐसी कंपनीज भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। द सेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरवर्ड लिंक्ड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, फूड एंड
बेवरेजेस। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में यूज होता है, लेदर प्रोडक्शन में यूज होता है, फुटवेयर, फर्नीचर में, ऑटोमोबाइल में, फूड एंड बेवरेजेस में। उसके अलावा बिसाइड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लोकल इंडस्ट्रीज विद द readily अवेलेबल बेसिक केमिकल्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज वेल। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इसकी डिमांड है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन है जो कि बाहर इम्पोर्ट भी होता है। तो सबसे पहले जो कंपनी मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। इनके जो मेन जो दो प्रोडक्ट हैं, दो इनके केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो 6 मंथ्स में इनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुई है बाय 19%। इनका EBITD है जो वो इंक्रीज हुआ है 10.7%, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 21%। उसके अलावा द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर थर्ड क्वार्टर हैज डिक्रीज फ्रॉम ₹251 मिलियन टू ₹95 मिलियन ऑन द अकाउंट ऑफ वन ऑफ प्लान ATR, क्योंकि जो ATR रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होने की वजह से उनकी मतलब उसमें जो ज़्यादा फ्लक्चुअलिटी जो हुई है, जिस वजह से कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हुआ है। उसके अलावा कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है श्रीलंका, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में श्रीलंका, सेंट्रल एशिया से कुछ कंपनीज हैं, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंध और पंजाब से। सिंध से जो है टेक्सकेम ट्रेडिंग कंपनी, मकड़ा एंटरप्राइजेस, एंड पंजाब से यूसुफ डाइज एंड केमिकल्स, शाह अब्दुल सत्तार एंड को, एंड सरफराज को। तो इनका जो प्लांट है डेक्सकॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड का, वो एक इट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट स्वीडिश टेक्नोलॉजी प्लान, जो कि प्रोड्यूस करता है 96 टन्स पर डे। लेकिन डॉल अब जो अपना बिजनेस है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। उनकी एक दूसरी जो कॉम्पिटिटर है, जैसे कि इनकी जो दूसरी एक कॉम्पिटिटर सितारा पेरोक्साइड कंपनी, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि ये दोनों कंपनी एक्सपेंशन करेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो की थी वो डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड कंपनी ने ज़्यादा अच्छा किया था। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट 9 मंथ्स एंडेड March 31, 2022 में डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गैस प्राइसेस। अब जैसे कि बहुत आप केमिकल्स देखेंगे, चले हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, कोई भी केमिकल बनने से पहले उनको सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो होती है गैस की। और पाकिस्तान में गैस की जैसे कि अगर कभी भी शॉर्टेज होती है या इनको गैस का सप्लाई सही नहीं होता, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कितनी परसेंटेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इनका आता है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो गैस की प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन कमिंग टाइम, जो इनकी रिजल्ट आएगी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रॉ मटेरियल, अब कॉस्ट ब्रेकअप इज डोमिनेटेड बाय रॉ मटेरियल। जैसे कि पावर एक्सपेंसेस जैसे इनके होते हैं, तो टोटल जो इनका कॉस्ट होता है वो 32% आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से 25% जो होता है वो नेचुरल गैस है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो है 10% कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी की जो अगर देखा जाए तो इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और इनके जो दो एटमॉस्फेरिक जो इनके मटेरियल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो एक जो है ये केमिकल एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर इनकी जो ये दो ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक हैं, इसलिए इनको फ्रेंडली जो केमिकल है वो कहा जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है विद डिमांड ड्रिवन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इनकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, स्टरलाइजिंग के लिए यूज होता है एजेंट, और ये इंक्लूडिंग टेक्सटाइल सेक्टर में यूज होता है, पेपर, पल्प, फूड पैकेजिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में ये यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इंटरनेशनल जैसे कॉटन की प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, तो कुछ टेक्सटाइल सेक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम कर दी थी। अब जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में यूज होता है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, वो अपनी अगर कंपनी की सेल्स कम हो जाती है तो कंपनी की जाहिर बात है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। उसके अलावा जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया,
फूड पैकेजिंग में तो हमेशा मतलब देखा जाए तो ये अगर कोई भी क्राइसिस हो जाए, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग के लिए भी यूज हो जाता है, ब्लीचिंग के लिए, स्टेरलाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज हो जाता है। अब 9 मंथ्स में इनका जो ईपीएस है वो 1.64 है, और इनका करंटली जो इसकी शेयर है वो बहुत ओवर वैल्यूड इसका शेयर है, 149.3% इसका ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इस कंपनी का जो फेयर वैल्यू है वो 8.51 है, और इसका जो करंट वैल्यू चल रहा है मार्केट में वो इससे ऊपर है, और इनका डेट जो है वो भी 18.4% है, जो कि एक वेल कवर्ड में आता है। उसके अलावा ये जो होता है, इनके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डेस्कॉन डोलॉक्स 50 ब्रांड, जो कि यूज होता है माइनिंग में। उसके अलावा टेक्सटाइल्स में यूज होता है टेक्सटॉक्स 50, और फूड एंड बेवरेजेस में यूज होता है एसेप्टॉक्स 35 एंड सैनिडोल, और वाटर डिसइंफेक्टेंट में भी इस केमिकल की नीड होती है। उसके अलावा ये अभी जो मूव कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की तरफ भी मूव कर रहे हैं, और उसके अलावा ये जो जैसे मेकअप वगैरह बनते हैं सामान जो होते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है डिस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड का, इसका टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास 38.14% है, डेल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 34.48%, फैसल एसेट मैनेजमेंट के पास 1.4%। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे एनबीपी फंड, फैसल एसेट मैनेजमेंट, डेल केमिकल्स, मतलब इनकी अपनी सब्सिडरी के पास जो है सबसे ज्यादा इनके शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी एक मतलब ऐसे समझा जाए तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ज्यादा है। एबीएल एसेट मैनेजमेंट के पास जो है 0.0043% है, और आसिफ कदीर 0.00333% इनकी शेयर होल्डिंग है। नेक्स्ट जो कंपनी आती है ईपीसीएल, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है कंपनी की इज टू प्रोड्यूस पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनके डिफरेंट केमिकल्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर, caustic soda liquid, caustic soda flakes एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। इनके दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, फर्स्ट है इथिलीन और दूसरा है इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन और इथिलीन डाइक्लोराइड ये ऐसे दो रॉ मटेरियल हैं जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज होते हैं, और ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ना कि इनको पाकिस्तान में इनकी अवेलेबिलिटी है। तो इथिलीन का जो है वो मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया एंड सिंगापुर। इथिलीन डाइक्लोराइड का मिडिल ईस्ट, यूएसए एंड यूरोप। अब जो मेन एक्सपोर्टर है वो यूएसए है। तो यूएसए में जैसे कि यूएसए में एक 2021 में इथिलीन की प्राइसेस जो है बहुत हाई हो गई थी। उसके पीछे रीजन ये था, एक्सट्रीम सप्लाई टाइटनेस, फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी फ्रॉम यूएस स्टॉर्म which knocked off 65% of US ethylene capacity, and 7.3 magnitude earthquake hit Japan resulting in ethylene supply disruption। जापान में अर्थक्वेक आया था और यूएसए में जो स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से यूएसए में 60% कम हुई, और जो जापान से आती है वहां पे भी जो इथिलीन की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। और इथिलीन जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसकी प्राइस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हाई प्राइस क्रूड ऑयल की जब हाई प्राइस हो जाती है, और नेफ्था जो कि इनको प्रोडक्शन में यूज होता है, तो इनकी जब प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब भी इनकी पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्राइस जो है तब भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से भी, जैसे कि फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हो गए, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, पाकिस्तान में गैस की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिस वजह से ईपीसीएल के जो रिजल्ट्स हैं वो इस दफा अच्छे नहीं आए थे। इवन पाकिस्तान में सुपर टैक्स लगने की वजह से भी, या इंटरेस्ट रेट जो बैंक की तरफ से इंक्रीज हो गया था, तो बहुत सारी कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। और जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो डेवलपिंग कंट्रीज में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ग्लोबल जीडीपी में देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आता है। जब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की डिमांड वहाँ ज़्यादा होती है।
और पीवीसी डिमांड ग्रोथ इज टिपिकली अलाइन विद ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एज मेजर इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्टिविटीज। ये एक मेजर इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्टिविटीज में कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा नीड होती है डिमांड पीवीसी रेजिन्स की। पीवीसी प्राइस इज आल्सो ड्राइव बाय हाई प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल नेफ्था, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसके यूजेस डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि पाइप एंड फिटिंग, प्रोफाइल्स, film and sheet, flexible bottles, wire and cable, film and sheet rigid, profiles and tubes, flooring coatings, इनमें ज्यादा होता है। दूसरा इनका मटेरियल होता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा की 2021 में इनकी जो प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, उसकी वजह ये थी कि सप्लाई चेन टाइटन्स इन चाइना एंड प्लांट शट डाउन और ऑपरेटेड लो रेट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज मींस एट दिस टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज। जिस टाइम पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिस वजह से कास्टिक सोडा की जो भी प्राइसेस है मतलब कुछ प्लांट शट डाउन हो गए थे और इवन कास्टिक सोडा की जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो गई थी, और जो है सप्लाई चेन टाइटन्स की वजह से भी। दूसरा कास्टिक सोडा की प्राइस इंक्रीज होने की वजह ये थी कि जैसे कि ये टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वहां पे जब कॉटन की प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई तो टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो कास्टिक सोडा कम जो है वो बाय कर रहा था। उसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंपनी क्लोर अल्कली प्रोफाइल पोर्टफोलियो। The former is used mainly by the textile industry as a bleaching agent। तो ये जो प्रोडक्ट है एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, while its other application include disinfectant and the water treatment agent। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्लोर अल्कलाई की प्राइसेस में वो होती है एनर्जी प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ गैस प्राइसेस भी होता है। इनकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो ये है कि सोल प्रोवाइडर है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाकिस्तान में। उसके अलावा वीकनेस इनकी ये है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे इथिलीन हो गया, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और जैसे कुछ अगर सेक्टर्स में इसकी मतलब जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा जाता है, अगर वहां पे इनकी डिमांड कम हो जाती है तब भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ 17.2%। डेट जो है वो 10% जो कि वेल कवर्ड है। ईपीएस इज 16.04% एंड अर्निंग्स आर फोरकास्ट टू डिक्लाइन बाय एन एवरेज ऑफ 13.4% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। इन फ्यूचर ये भी कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट कि इसकी प्राइसेस जो है वो 20% इनकी करंट प्राइसेस से डिक्रीज हो जाएगी, और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी 16.04% से 9% हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है लोटे केमिकल। लोटे केमिकल की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो प्योर टेरिफेथैलिक एसिड बनाती है एंड सेल भी करती है। ओवर द पास्ट ईयर अर्निंग्स इनकी ग्रू हुई है वो 24.3%, और जो कि लोटे केमिकल है वो एक डेट फ्री है, और इनका पे आउट 40.4%, जो कि इनकी अर्निंग्स के हिसाब से वो एक कम पे आउट दे रही है, बल्कि लेकिन इसका जो पे आउट है वो टोटल वेल कवर्ड है बाय देयर अर्निंग्स। और इनका जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है लोटे केमिकल का वो 17.50%। एनपीपी फंड भी है, एकेडी इन्वेस्टमेंट, एमसीबी आरएफबी एटलस एसेट मैनेजमेंट और लेक्सन इन्वेस्टमेंट, अल्फला जीएचपी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये सारे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही, मतलब इनके कुछ जैसे एकेडी इन्वेस्टमेंट हो गया या एमसीबी आरएफबी हो गया, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इनके शेयर होल्डर्स हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।